नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आया हूं। दोस्तों, क्या आपको पता है आपका लीव इनकेसमेंट का पैसा आपको कितना मिलना था, कितना मिला, क्या उसमें रिवीजन लागू है? ये सारी चीजें आगे आपको कैलकुलेशन के साथ समझाऊंगा कि किस तरीके से होता है। लीव इनकेसमेंट का पूरा बेसिक के साथ आपको समझाऊंगा। उस कैलकुलेशन के बाद समझेंगे दोस्तों कि खास करके जो एसीपी या एमएससीपी या एंट्री लेवल पे या इस तरीके के एंटाइटलमेंट जिनको भी लागू हुए हैं, उनको लीव इनकेसमेंट भी रिवाइज होके मिलना चाहिए। वो कैसे मिलना चाहिए, कैलकुलेशन कैसे बनाया जाता है, वो भी आगे समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ 8वें पे कमीशन में आर्मी हेडक्वार्टर ने लीव इनकेसमेंट को लेकर के क्या प्रपोजल रखा है, वो भी समझाऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, भारत सरकार ने एक अच्छा प्रपोजल को पारित कर दिया है, सीधा डबल कर दिया है एक एंटाइटलमेंट। डबल कैसे किया है, क्या है वो एंटाइटलमेंट, उसके बारे में भी आगे जानेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, एक बड़ी मीटिंग है 25 फरवरी 2026 से, जिसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के बहुत सारे मुद्दे डिस्कस होंगे। जो संसद के अंदर भी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के मुद्दे रखे जा चुके हैं, उनके बारे में भी आगे समझाऊंगा आपको। क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई जो इन मीटिंग में डिस्कस होने वाले हैं, इन मीटिंग में उसका निष्कर्ष निकलने वाला है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेके। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारी आप पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। सबसे पहले एसीपी एमएससीपी से बेसिक बढ़ने से कैसे बढ़ जाता है लीव इनकेसमेंट का फायदा, समझे पूरा कैलकुलेशन। इसको लेकर क्या है आर्मी हेडक्वार्टर का 8वें वेतन आयोग में प्रपोजल, वो भी समझें। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक लेटर दिखाना चाहूंगा, पीएओआर का लेटर है। उसमें किस तरीके से एक्सेप्ट किया पीएओआर ने कि आपको लीव इनकेसमेंट का फायदा हम दे देंगे इसी फरवरी के महीने में। उस लेटर को देखेंगे, उसके आगे फिर मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूं कि लीव इनकेसमेंट में किस तरीके से डिफरेंस का पैसा लागू होता है। चलिए पहले लेटर देखते हैं। दोस्तों, ये सामने आप पे अकाउंट ऑफिस आर्मी एजुकेशन कोर का जो लेटर है वो देख पा रहे हैं। 11 फरवरी 2026 का लेटर है, जो एक पेंशनर को एड्रेस किया गया लेटर है। ये एमएससीपी नायब सुधार रैंक के पेंशनर हैं, जिनका एमएससीपी नायब सुधार का पार्ट 2 ऑर्डर अभी बाद में हुआ। उसके बाद उनको जो भी फायदा सीआईएलक्यू का या एमएससीपी ग्रांट होने की वजह से सीए का फायदा, लगेज क्लेम का फायदा या एमएससीपी ग्रांट होने की वजह से लीव इनकेसमेंट का फायदा, ये सारा फायदा मुझे दिया जाए, ऐसा क्लेम करके उन्होंने जब ग्रीवेंस डाला, शिकायत डाली, तब जाकर के रिकॉर्ड ऑफिस ने ये लेटर जारी किया, जिसमें एक अहम जानकारी सामने आई है। दोस्तों, इन पेंशनर को कुछ चीजें रिवाइज करके नहीं दी गई थी। एमएससीपी लागू होते ही कुछ पहले के एंटाइटलमेंट में भी बढ़ोतरी हो जाती है, उसी को आगे मैं आपको समझाऊंगा। खास करके आज आपको लीव इनकेसमेंट के बारे में समझाऊंगा। फर्दर इट इज स्टेटेड दैट arrears for leave encashment has been adjusted in February 2026 and the same will be paid after necessary audit and verification of tender memo generated to this effect। यानी कि जो लीव इनकेसमेंट का जो एरियर है, वो अभी जो टेंडर मेमो जनरेट हुआ है उसका ऑडिट हो जाएगा। ऑडिट होने के बाद फरवरी 2026 के अभी जो महीना चल रहा है, इसी महीने में आपको भुगतान हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर पेंशनर को जानकारी दी गई है। और ये जानकारी तब दी गई है जब पेंशनर ने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला। अब आपको बोर्ड में समझाऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से लीव इनकेसमेंट का जो एरियर बनता है अगर बेसिक पे में परिवर्तन हो जाए तो। लेकिन इससे पहले आपको 8वां पे कमीशन में लीव इनकेसमेंट को लेकर आर्मी हेडक्वार्टर का क्या प्रपोजल गया हुआ है, वो देख लेते हैं। दोस्तों, 8वें पे कमीशन के लिए आर्मी हेडक्वार्टर का एजी ब्रांच का 8वां आर्मी पे कमीशन सेल द्वारा जो प्रपोजल भेजा गया है कई विषयों को लेकर, उसमें ये लीव को लेकर है, लीव इनकेसमेंट को लेकर है, एलटीसी को लेकर है। देखिए, पहले तो पूरा प्रॉब्लम्स बताए गए हैं, इसका बैकग्राउंड बताया गया है, फिर एनालिसिस किया गया है और प्रपोजल क्या दिया गया है। प्रपोजल में यह कहा गया है, एनकेसमेंट सेलिंग फॉर लीव एक्यूमुलेशन टू 450 डेज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 30 डेज पर ईयर। यानी कि हर साल 30 दिन का मैक्सिमम लिमिट रखा जाए और 300 दिन से बढ़ा के 450 दिन का मैक्सिमम लिमिट किया जाए। अगला है, इंक्रीज एनकेसमेंट ऑफ लीव ऑन एलटीसी फ्रॉम प्रेजेंट 60 डेज टू 120 डेज। यानी कि अभी एलटीसी का पैसा भी लिया जा सकता है। 300 दिन का एनकेसमेंट के अलावा भी हर साल 10 दिन के हिसाब से हर इंटरवल, 1 साल का इंटरवल में
टोटल कुल मिलाकर के 60 दिन का पूरा सर्विस के अंदर 60 दिन का एलटीसी का पैसा उसी साल क्लेम किया जा सकता है। उसका भी लिमिट 60 दिन से बढ़ाकर 120 दिन करने का प्रपोजल भेजा गया है। और खास करके साथ ही साथ 30 days लीव एक्यूमुलेशन फॉर ईयर बी डीलिंक्ड फ्रॉम द लीव इनकेसमेंट ऑन एलटीसी। यानी कि दोस्तों रूल ये है कि अगर आपने किसी साल में 10 दिन का एलटीसी जो है ले लिया है तो उस साल आप केवल 20 दिन का ही छुट्टी जमा कर पाएंगे इनकेसमेंट के लिए। तो वो जो एक लिंकेज है, यानी कि कहने का मतलब 10 दिन एलटीसी लेने के बावजूद भी 30 दिन का जमा किया जा सके, ऐसा प्रावधान हो, ऐसा प्रपोजल में मांगा गया है 8वें पे कमीशन के साथ। दोस्तों तो अभी आपने पीओआर का लेटर और 8वें पे कमीशन में आर्मी हेडक्वार्टर का प्रपोजल देखा। अब चलिए मैं आपको लीव इनकेसमेंट का सिंपल तरीके से फॉर्मूला समझाता हूं, कैसे आपका छुट्टी जमा का पैसा कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए एक पेंशनर है जिनका 37,000 रुपए बेसिक है रिटायरमेंट से ठीक पहले पहले, मतलब आज के डेट में पेंशनर है 2 महीने पहले मान लीजिए रिटायर हो गए, लेकिन उनके रिटायर होने से पहले पहले उनको बेसिक पे मिलता था 37,000 रुपए। ये पेंशन नहीं, पेमेंट की बात कर रहा हूं, आखिरी पेमेंट की बात कर रहा हूं। 37,000 रुपए उनको बेसिक पे मिलता था। अब चलिए इसके साथ उनका लीव इनकेसमेंट का कैसे कैलकुलेशन होगा, और अगर उनको एसीपी एमएसीपी लागू हो जाए या एंट्री लेवल पे कुछ भी लागू हो जाए जिससे इनका बेसिक अगर बढ़ जाए तो उसका डिफरेंस कैसे निकलता है वो समझेंगे। चलिए सबसे पहले आपको समझा दूं दोस्तों, जो लीव इनकेसमेंट का कैलकुलेशन होता है उसमें सिंपल सा आता है बेसिक पे, उसके बाद आता है डीए। यानी कि बेसिक पे आपका जो रिटायरमेंट के समय का बेसिक पे है और उसके ऊपर जो डीए आएगा वो केवल बेसिक पे के ऊपर डीए, ना एमएसपी जुड़ेगा ना क्लास पे जुड़ेगा, कुछ नहीं जुड़ेगा, केवल और केवल बेसिक पे के ऊपर आपका रिटायरमेंट के समय में जितना डीए का परसेंटेज था उतना डीए जुड़ेगा, जिसको 30 से भाग किया जाएगा। महीने में 30 दिन माना जाता है, 30 से भाग किया जाएगा और इसको जोड़ा जाएगा आपका कितना दिन का लीव इनकेसमेंट है, कितने दिन छुट्टी आपने जमा किया हुआ है, उसके साथ इसको गुणा किया जाएगा और निकल जाएगा आपका लीव इनकेसमेंट का अमाउंट। तो मान लीजिए जिनका 37,000 रुपए बेसिक है, 37,000 हो गया बेसिक, और 37,000 के ऊपर आज के डेट में कितना डीए है 58%। तो 37,000 में 58% डीए हो जाएगा 21,460। 21,460 डीए हो गया, इसको करेंगे 30 से हम भाग, और मान लीजिए 250 दिन छुट्टी जमा था। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम लिमिट है 300 दिन, तो 250 दिन के हिसाब से हम चल रहे हैं। अब यहां होगा 58460 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 250, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1949 इंटू 250 इज इक्वल्स टू 487,250, यानी कि 4,87,250 रुपए डीए इनका बन लिव इनकेसमेंट बन गया। किस हिसाब से? 58% डीए के हिसाब से। बेसिक के ऊपर 58%, आज के डेट के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन करके आपको समझाया है। तो 58% डीए लिया हमने, 37,000 पर 58% हमने निकाला 21,460, उसको जोड़ के 30 से भाग कर दिया और कितना दिन का छुट्टी जमा था उसके साथ गुणा कर दिया, ये निकल के आ गया। अब चलिए इनका बेसिक मान लीजिए एमएसपी मिल गया या कुछ ऐसा एंटाइटलमेंट हुआ जिससे उनका सर्विस के दौरान का बेसिक ही बदल गया। तो बेसिक जैसे मान लीजिए उनका बेसिक में परिवर्तन हो गया और बेसिक मान लीजिए उनका बढ़ करके, कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं, बेसिक बढ़ करके मान लीजिए 38,100 हो गया। मान लीजिए एक इंक्रीमेंट लग गया 37,000 में, तो 38,100 उनका बेसिक हो गया। अब इसकी वजह से कैसे होगा? अब इसकी वजह से हो जाएगा 38,100 प्लस जो डीए हो जाएगा 58% के हिसाब से डीए हो जाएगा 22,098 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 250, ठीक है 250 दिन। तो अब ऑब्वियसली डिफरेंस आ जाएगा 6198 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 250 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2007 हो जाएगा। इससे इसको भाग करेंगे तो इंटू 250, और ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा दोस्तों 50,1750, यानी कि 5,01,750 रुपए। अब देखिए इसमें डिफरेंस हो गया कि नहीं? अब ये डिफरेंस कितना का हो गया? 14,500 रुपए का सीधा सीधा डिफरेंस बन रहा है। तो ये 14,500 रुपए जो पैसा है ना, ये अलग से लीव इनकेसमेंट का पैसा, डिफरेंस का पैसा पीएओआर से पेंशनर को मिलना चाहिए, अगर इस तरीके से बेसिक में बढ़ोतरी हो जाए तो इसके अलावा भी ग्रेचुइटी में भी इसी तरीके का डिफरेंस बनता है।
कैलकुलेशन जो कम्यूटेशन होता है उसमें भी बनता है, उनका कैलकुलेशन का फॉर्मूला अलग होता है। तो समझ गए होंगे आप दोस्तों, आपको मैंने अभी लीव इनकेसमेंट का पूरा डिटेल समझा दिया। इस तरीके से होता है लीव इनकेसमेंट का कैलकुलेशन और डिफरेंस। जिनको भी डिफरेंस का पैसा लागू है आप जरूर क्लेम करें। सही सही डीए का परसेंटेज लेकर आपका कैलकुलेशन हुआ नहीं हुआ ये भी जरूर चेक करें। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, कांग्रेचुलेशंस, भारत सरकार ने लिया एक सकारात्मक कदम। अब एक एंटाइटलमेंट को सीधा सीधा डबल कर दिया है। पहले 5 लाख था, अब कर दिया है 10 लाख। चलिए भारत सरकार का सीधा सीधा लेटर देख लेते हैं। दोस्तों आप ये जो लेटर देख पा रहे हैं, भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा जारी किया गया 16 फरवरी 2026 का लेटर है। अहम लेटर है क्योंकि इस लेटर में एक एंटाइटलमेंट को सीधा सीधा डबल कर दिया गया है। जी हां, जब हम मेडिकल जो हम इलाज कराते हैं तो सीजीएचएस के जरिए जो क्लेम किया जाता है या उसका जो मैक्सिमम एक लिमिट होता है कितने तक का वो क्लेम कर सकते हैं, कितने तक का इलाज करा सकते हैं, उसका लिमिट को 5 लाख से सीधा सीधा बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया। आप यहां देख पा रहे हैं, डेलीगेशन ऑफ पावर टू हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट इन वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स फॉर सेटलिंग परमिशन केसेस एंड पोस्ट फैक्टो अप्रूवल रिलेटिंग टू referral system and medical reimbursement under CGHS or CSMA rule 1944, announcement of ceiling rate from 5 lakh to 10 lakh without consultation of IFD of concerned ministry। यानी कि जो IFD होते हैं ये फाइनेंशियल अथॉरिटी होते हैं दोस्तों, इनके साथ कंसल्ट किए बगैर केवल 5 लाख तक का ही लिमिट था जो अब बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है। इनके साथ कंसल्ट करके पहले से लिमिट ज्यादा है लेकिन बगैर कंसल्टेशन के 5 लाख के लिमिट को 10 लाख कर दिया गया है। ये एक स्वागत योग्य कदम है दोस्तों, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस आजकल कभी कभी ज्यादा भी हो जाते हैं, तो इसका 10 लाख करना एक अच्छा कदम है सरकार द्वारा, जो हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में ECHS द्वारा भी इस आदेश को लागू किया जाए और लिमिट बढ़ा दिया जाए। देखिए आप देख पा रहे हैं, इन दिस रिगार्ड द मैटर हैज बीन री-एग्जामिन्ड एंड डिसाइडेड टू एनहांस द present ceiling limit from 5 lakh to 10 lakh for settling medical reimbursement cases by the heads of department of ministries departments without consultation of IFD provided that, यानी कि कुछ और कंडीशंस हैं, और कंडीशंस क्या हैं? No relaxation of CGHS CSMA rules is involved and the entitlement is worked out strictly with reference to the prescribed CGHS/CSMA rate list। तो रेट लिस्ट के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है उसका बाउंडेशन को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, अगली जानकारी है, अब आगे की बैठक में 8वें वेतन आयोग के TOR के किन बिंदुओं पर होगी चर्चा, क्या क्या है विषय, देखें विस्तार से। जी हां दोस्तों, 8वें पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को लेकर के, उनको तय करने को लेकर के, उनको फाइनलाइज करने को लेकर के जेसीएम की बैठक है 25 फरवरी से शुरू है। सामने लेटर देखिए, इसी लेटर के जरिए जेसीएम ने सभी को बुलावा भेजा है दिल्ली में 25 फरवरी से 1 हफ्ते की मीटिंग चलने वाली है। इसी मीटिंग में यह तय किया जाएगा कि 8वें पे कमीशन में जो जेसीएम ने पॉइंट भेजे हैं उनके ऊपर कौन कौन से पॉइंट के ऊपर तवज्जो दिया जाए, या आगे बाकी भी संस्थाओं ने जो जेसीएम को पॉइंट भेजे हैं उनमें से कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड किया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा FNPO की तरफ से भी पॉइंट्स भेजे गए हैं, बाकी संस्थाओं की तरफ से भी पॉइंट्स भेजे गए हैं जेसीएम को, तो उन पॉइंट्स में से भी बहुत सारे पॉइंट्स इंक्लूड होंगे और एक फाइनल TOR का ड्राफ्ट बना करके जो पे कमीशन की कमिटी है उसके साथ डिस्कशन किया जाएगा। तो ऐसे में जेसीएम के पॉइंट इसलिए महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों क्योंकि जेसीएम के पॉइंट्स को भारत सरकार ने संसद के पटल में भी रखा था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनमें से बहुत सारे पॉइंट अब कंसीडर होंगे, कुछ को शायद छोड़ा जाएगा, कुछ को शायद बाकी संस्थाओं से भी मिले हुए पॉइंट्स को भी इंक्लूड किया जाएगा और एक फाइनल प्रपोजल बनाया जाएगा जो 8वें पे कमीशन के कमिटी के साथ जेसीएम की बैठक में उन मुद्दों के ऊपर, उन विषयों के ऊपर विचार विमर्श करके कहीं ना कहीं आगे 8वें पे कमीशन का फाइनल रिपोर्ट बनाने के लिए काम किया जाएगा। तो इन्हीं मीटिंग से हमारी सारी चीजें 8वें पे कमीशन की आने वाले समय में तय होंगी। अब आखिर में आप सबको फिर से याद दिला देता हूं, जो 8वें पे कमीशन में 18 सवाल भारत सरकार ने पूछे हैं, जो क्वेश्चनर हैं उनको जरूर अटेम्प्ट करें, जरूर जवाब दें, क्योंकि जितना ज्यादा जवाब आप देंगे उतना उस मुद्दे के ऊपर इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। आप अपने हिस्से का काम जरूर करिएगा, नहीं तो बाद में चिल्लाने से, कमेंट करने से, सरकार कुछ नहीं करती, कुछ नहीं देती बोलने से कोई फायदा नहीं है। अभी आपके हाथ में मौका है,
जवाब जरूर दें, सवाल पूछा गया है सरकार की तरफ से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।